नमस्कार दोस्तों। एसएससी के मैथ को आसान बनाने के लिए एक बार आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं। एक ही वीडियो में एसएससी के सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए दोस्तों आपके सामने हम लेकर आ गए हैं फिर 10 से 15 क्वेश्चंस, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस के बेस को हम अच्छे से टच करेंगे। और जो जो चीजें संभव हो सकती हैं, जितने कॉन्सेप्ट अच्छे से निकाले जा सकते हैं, हमको खोद खोद कर निकालने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियोस को बेहतर तरीके से देख रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को दोस्तों अच्छे बना रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है। उस सीरीज में एक क्वेश्चन सेट आगे लेकर आ गए हैं, सेट नंबर 6 होगा आपका ये। तो बिना देरी करते हुए हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं किस चीज का है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम के टोटल का। कह रहा है कि 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + डॉट डॉट 40 का योग कितना होगा। दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, टी8 सेकंड में आया है 2020 18 नवंबर में क्वेश्चन आया था। ये 2019 के सीजीएल चल रहे थे दोस्तों तब। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं 6 + 8 + 10 + 12, तो कहीं ना कहीं ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रही है। भाई समांतर श्रेणी का टोटल है, लेकिन यदि मैं समांतर श्रेणी के टोटल की बात करूंगा तो इसमें मुझे अंतिम पद दे रखा है, पदों की संख्या का पता नहीं है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा और मैं पदों की संख्या भी निकालता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए एक रामबाण है दोस्तों, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी लगातार सीरीज होगी, जैसे यहाँ पर 6 8 + 12 + 14, जैसा आप देख रहे हैं दो दो करके सीरीज आगे बढ़ रही है। मान लो कोई सीरीज 3 3 करके आगे बढ़ती है इस तरीके से दोस्तों, मान लो कोई सीरीज 4 4 करके आगे बढ़ती है, तो ये सभी के लिए एक रामबाण हमारे पास है। यदि हम उसे जानते हैं तो मेरे दोस्तों, यदि हम उसे जानते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसे लेकर जाएंगे पेपर में और निश्चित रूप से आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसे ये क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। जब भी लगातार संख्याओं का योग पूछे कि टोटल ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स का टोटल क्या होगा, मतलब लगातार संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार संख्याओं का योग। तो दोस्तों, जब भी लगातार संख्याओं की बात आएगी, आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि आपको समझना है कि अंतिम जो भी दे रखा हो यहां पर, जैसे अंतिम यहां पर दे रखा है दोस्तों 40 प्लस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम से डी कम, प्रथम से डी कम। दोस्तों, डी क्या है? डी है आपका जितना भी डिफरेंस होगा, जो जो नंबर आपको आगे बढ़ रहा होगा। जैसे यहां पर अगर आप देख रहे हैं, यहां पर दो दो नंबर आगे बढ़ रहा है तो यहाँ डिफरेंस 2 कहलाएगा। यहां पर दोस्तों 3 3 आगे बढ़ रहा है तो ये आपका डिफरेंस 3 कहलाएगा। और यहां पर 4 4 करके आगे बढ़ रहा है तो यहां पर दोस्तों डिफरेंस 4 कहलाएगा। तो जितना भी नंबर आगे बढ़ेगा वो आपका डिफरेंस कहलाएगा। तो यहां पर डी कम अपॉन 2d ओवर 2d। तो दोस्तों, ये सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है। आपने अगर ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी देखें, आप तुरंत इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, आपको बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इन सभी का टोटल निकाल कर दिखाना चाहूंगा, इसके साथ साथ मैं 2 3 क्वेश्चन और करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसी का हम टोटल देख रहे थे। अंतिम है 40 प्लस प्रथम आपका 6। अब अंतिम है अंतिम माइनस प्रथम से डी कम। अब आप सोचिए, अगर प्रथम एलिमेंट ये है तो इससे पहला वाला जो भी एलिमेंट होगा हम वो लेंगे। ये आपका दोस्तों 2 2 करके आगे बढ़ रहा है, तो अगर 6 से मैं 2 कम करूंगा तो यहाँ 4 मिलेगा देखने के लिए। तो मैं 4 लिखूंगा अपॉन 2d। डी कितना है आपका, जो भी आगे बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है तो हम 2 ले लेंगे। तो आप जानते हैं 40 और 6 46 आ गया गुणा, 40 में 4 गए 36 आया बटे दोस्तों 2 दूनी 4, 4 से भाग करूंगा 9 बार, तो 9 छिक्का 54, बाद में 4 मिलेगा। बाद में 4 ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, इन दोनों ऑप्शन में बाद में 4 है। चलो थोड़ा और सोर कर लेते हैं भाई। 9 छिक्का 54, हासिल लगे 5, 9 चौक 36 और 5 41, तो इसलिए आंसर आ गया 414। इसलिए मेरे दोस्तों आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसी के पैटर्न पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आप 2 3 क्वेश्चन और देखिए। जैसे आपने देखा होगा सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर, इसके लिए बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले याद रखते हैं भाई। कैसे? जैसे आपने देखा होगा सम ऑफ इवन नंबर्स में, जैसे हम लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस 100। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, n इंटू एन प्लस 1 कर लेते हैं भाई। मेरे दोस्तों, यहां पर जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 कर लेते हैं, और यहां पर n जो होता है
n होता है पदों की संख्या, नंबर जितने भी है, 2 से लेकर अगर 10 तक आप काउंट करेंगे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों 15 15 9 24 और एक 25, 50 तक 25 संख्या आ गई है। तो 100 तक दोस्तों 50 संख्या आ जाएंगी। और ऐसे काउंट ना करके सिंपल मैथमेटिक्स में ये बता दिया जाता है जो भी अंतिम नंबर होगा उसका आप हाफ कर देंगे तो पदों की संख्या निकल जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं n के स्थान में 50 रख दूंगा तो 50 गुणा 51, तो आंसर आपको देखने को मिलेगा 5 5 पंजे 25, तो 2550 का योग आ जाएगा कब, किसका, यदि मैं 2 से लेकर 100 तक जोड़ता हूं दोस्तों। ये तो वो बात रही अगर मुझे फॉर्मूला याद है। अब अगर बात करेंगे ओड नंबर्स की कि भाई 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट 99 तक का टोटल कीजिए। अब मेरे दोस्तों 99 तक का टोटल करेंगे तो मैं इसका टोटल जानता हूं, इसका टोटल क्या होता है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। अलग क्या फॉर्मूला है इसका, है कि n का स्क्वायर, जितने भी पद हैं उन पदों का स्क्वायर कर दीजिए, आपका टोटल निकल जाएगा। जैसे अगर मैं 1 से लेकर 99 तक देखना चाहता हूँ कितने पद है, तो जैसे मैंने ऊपर बताया 99 का आधा कर देंगे तो ये आएगा दोस्तों 49.5, और कभी भी 49.5 पद नहीं हो सकते, तो इससे अगला जो भी नंबर होगा यानी कि 50 पद में मानूंगा और यहाँ पर 50 का वर्क करूंगा तो आंसर 2500 देखने को मिलेगा। और यदि मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो दोस्तों सभी नेचुरल नंबर्स का 1 से लेकर 100 तक का योग आ जाएगा, वो आएगा आपका 50 50। तो अब आपने देखा कि भाई यहाँ इसके लिए अलग फॉर्मूला, इसके लिए अलग फॉर्मूला, और बाय चांस कल को मुझसे कोई कह दे कि भाई 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + डॉट डॉट +52 इसका टोटल बताइए। अब सोचिए इसके लिए मैं अलग फॉर्मूला बनाऊंगा, तो इन सभी चीजों को एक सिंगल फॉर्मूले के माध्यम से, एक सिंगल मेथड के माध्यम से हम डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हैं। और वो क्या है, वो है दोस्तों हमारा रामबाण फॉर्मूला। ये क्या है भाई, अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम से डी कम अपॉन 2d। तो दोस्तों अगर आपके ये ध्यान में है तो आप इसे निश्चित रूप से इसका योग निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसका योग निकालना चाहता हूं, जो अभी हमने पढ़ा है इसके माध्यम से इसका योग कैसे निकलेगा देखते हैं भाई। अब आप क्या बताएंगे हम, तो दोस्तों अंतिम है यहां पर 100, अंतिम प्लस प्रथम, प्रथम है आपका 2, अब अंतिम माइनस प्रथम से डी कम। ये अगर आप देख रहे हैं 2 2 करके बढ़ रहा है, तो इससे पहले अगर मैं 2 कम करूंगा तो 0 मिला होगा, तो 0 अपॉन 2d, 2d की वैल्यू है दोस्तों यहां पर 2। तो अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो ये 102 इंटू 100/4, तो अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो आ गया दोस्तों आंसर 2550, और 2550 ही हमारा आंसर था। तो यदि मुझे ये फॉर्मूला पता है हमारा रामबाण, तो दोस्तों आपको इसके अलावा बाकी कोई भी फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो आप बस एक फॉर्मूला पेपर में लेके जाइए और सब कुछ वहां करके आइए, सब कुछ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको और करके दिखाता हूं इसी के माध्यम से। अब मैं अगर यहां लूंगा तो अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम है दोस्तों यहाँ पर 99 प्लस प्रथम हमारा 1, अंतिम माइनस प्रथम से डी कम। अब दोस्तों ये बताइए भाई, अगर आप यहां देख रहे हैं 2 2 करके आगे बढ़ रहा था, तो इससे इमीडिएट बिफोर वाला नंबर जो होगा वो होगा 1 से अगर 2 कम करूंगा तो -1 आएगा, ऑलरेडी माइनस है, इसमें से -1 करूंगा तो +1 हो जाएगा अपॉन 2d, डी है दोस्तों आपका 2। तो आप यहां पर देख रहे हैं 100 इंटू 100 ओवर 2 इंटू 2, 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 50 और 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आ गया, 5 पंजे 25, तो आंसर आ गया आपको 2500। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा 2500 ही आपका आंसर था। और यदि मैं इसी प्रकार नीचे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं भाई, 1 से लेकर 52 तक का मुझे टोटल निकालना है, सब निकालना है, तो मैं कैसे करने वाला हूं, तो यहां भी मैं वही मेथड लगाऊंगा कि अंतिम प्लस प्रथम यानी कि 52 प्लस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम से डी कम। मेरे दोस्तों अगर आप देख रहे हैं ये संख्या 3 3 करके आगे बढ़ रही है, तो अगर मैं इससे कम देखूंगा 3 माइनस करूंगा तो ये माइनस का 2 मिलेगा, और माइनस का 2 अगर माइनस में से -2 करूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन 2d। डी की वैल्यू मेरे दोस्तों आप बताइए कितना होगा, वेरी गुड, डी की वैल्यू अगर आप यहाँ देख रहे हैं भाई 3 3 बढ़ रही है तो डी की वैल्यू 3 होने वाली है, तो मैं 3 लिख दूंगा। तो अगर आप देखूंगा तो 52 और 1 53, 53 इंटू 54 ओवर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, अगर 6 से भाग करूंगा 9 बार, 9 3 27, 9 पंजे 45 और 2 47, तो आंसर आएगा 477। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, अंतिम प्लस प्रथम इंटू अंतिम माइनस प्रथम से डी कम अपॉन 2d, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए बाकी कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आपको बेहतर होगा कि एक आप अपने पास नोटपैड बनाइए, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं आप उन कॉन्सेप्ट्स को आप नोटपैड पर लिखिए, और
आप देखेंगे कि जैसे ही 15 से 20 वीडियो आप लगातार देख लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, और चेंज ही वो होगा जो आपको पेपर में सफलता दिलाएगा। यदि आपको मेरे दोस्तों एक अच्छी रैंक अच्छी जगह चाहिए, अच्छी जॉब अच्छी जगह चाहिए, तो अच्छी रैंक प्राप्त करनी पड़ेगी, और अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित रूप से जो आपके सिलेबस में अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे, ताकि पेपर में जैसे क्वेश्चन आए आप निश्चित रूप से उसका आंसर दे पाए। तो दोस्तों बेहतर होगा कि हम अपने कल को अच्छा बनाने के लिए आज मेहनत कर लें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं ए और बी ए के आधार है दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, और इनको हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां पर निश्चित रूप से मैंने आपको मेथड बताया है और आसान मेथड भी पढ़ाए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो आप उन मेथड को, उन वीडियोस को एक बार और देख लें ताकि बेसिक आपका अच्छा हो जाए। ए और बी एक ही आधार के साथ दो टावर है। देखिए आधार एक का मतलब है कि एक ही रास्ते में दो टावर खड़े, एक टावर यहां पर है और एक टावर दोस्तों यहां पर है। उनके आधार से जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, ये आधार से जोड़ने वाली एक रेखा है, इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट हो गया। ए और बी के शीर्ष की ऊंचाई के कोण 30 और 60 है। देखिए एक 30 है एक 60 है, इसका मतलब उन्नयन कोण क्या होता है मैंने आपको बताया था, अब मैं दोबारा समझाना चाहता हूं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक तो होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है बेसिकली जब दोस्तों हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब इंसान गांव का या गांव का एक व्यक्ति शहरों में पहुंचता तो नीचे खड़ा होकर ऊपर अक्सर टावरों को झांकता हो, तो वो जब नीचे से खड़ा होकर ऊपर झांक रहा है तो दोस्तों उन्नयन कोण है। लेकिन टावर में खड़ा एक व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे रास्ते वालों को झांक रहा है तो ये अवनमन कोण होगा। जैसे हम एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ऊपर देख रहा है दोस्तों, यहाँ से इन्हें ऊपर देखा, तो ये जो एंगल होगा ये उन्नयन कोण कहलाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है। लेकिन अगर कोई टावर पे ऊपर खड़ा है, ऊपर से नीचे वाले व्यक्ति को देख रहा है, अक्सर आपने देखा होगा गाँव में जब बारात चढ़ती है, तो बारात जब चढ़ती है तो ऊपर लोग छतों पर खड़े होते हैं, छतों पर खड़े होकर नीचे जो डांस करते हुए लोग होते हैं वो उन्हें वहां देखते हैं, तो ऊपर से नीचे जब देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों अवनमन कोण है, ये है आपका अवनमन कोण, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाया जाता है। और आप एक बात और जानते हैं कि नीचे से ऊपर देखा जाए या ऊपर से नीचे देखा जाए, एंगल हमेशा सेम बनते हैं, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो मेरे दोस्तों इस प्रकार ये कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब है दोस्तों अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल कहलाते हैं ये। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पता लग गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन बात आते हैं, हम दोबारा रिटर्न हो जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। भाई क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक आधार पर दो टावर खड़े हैं, एक टावर ये एक टावर ये, और के मिड पॉइंट से अगर हम ऊपर देख रहे हैं एक कोण 30 डिग्री एक कोण 60 डिग्री, सोचिए एक 30 है एक 60 है, तो 30 का मतलब थोड़ा नीचे दिखाई देगा और 60 का मतलब थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा, तो इसका मतलब एक टावर दोस्तों थोड़ा बड़ा है। तो इसका मतलब मैं अगर इसे देख रहा हूं तो ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, और अगर इसे देख रहा हूं तो ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। चलिए आगे क्या कह रहा है, बी और ए की ऊंचाई का अनुपात। दोस्तों एक हमने ले लिया बी और एक ले लिया हमने ए, तो ऊंचाई का अनुपात पहले बी है तो इसका मतलब जो बड़ी वाली है वो पहले लिखनी है। तो अब सिंपल है भाई, अगर मैं इसको एक मान लूं इसको एक मान लूं, तो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है भाई, हमने आपको पढ़ाया है अगर 60 है तो 60 बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, और बड़ी करने के लिए √3 से सिंपल गुणा लगा देते हैं। अगर ये एक है तो एक में √3 की अगर मैं गुणा लगाऊंगा तो √3 मिलेगा देखने के लिए, और अगर 30 है तो 30 का मतलब छोटा है, तो इसको छोटा बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा, जो भी ये लेंथ होगी इसको मैं भाग कर दूंगा √3 से तो ये लेंथ निकल जाएगी। तो इसने पूछा था अनुपात क्या होगा, अर्थात अगर ये बड़ी वाली √3 है और छोटी वाली 1/√3 है, इसे सोल्व करूंगा तो ये आएगा 3:1, तो इसलिए आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाना क्या चाहा है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया दोस्तों, इस त्रिभुज के माध्यम से आप समझेंगे, हमने कोई त्रिभुज लिया भाई, ये हमारे पास ट्रायंगल है दोस्तों, मान लीजिए ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब आप सोचिए अगर ये एंगल 30 है, अगर ये एंगल 30 है, ये ए है ये बी है और ये सी है,
तो मैं जानता हूं tan 30 होता है आपका 1/√3 और tan होता है दोस्तों परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि लंबवटिक आधार। तो अगर ये लंब है यानी कि ये 1 है तो ये कहीं ना कहीं √3 कहलाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर ये √3 है तो सामने वाली भुजा 1 होगी। तो √3 को 1, आप ये बताइए √3 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो दोस्तों निश्चित रूप से √3 की वैल्यू बड़ी होती है। तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई अगर एंगल 30 डिग्री है तो 30 के सामने वाली भुजा को √3 को मुझे 1 बनाने के लिए √3 से भाग करना पड़ेगा। तो मैं भाग करूंगा, अगर भुजा हमारे पास है और 30 के सामने वाली निकालनी है तो भाग कर दूंगा √3 से। सिमिलरली दोस्तों अगर आप इसे 60 के रूप में देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल है भाई और हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री और अगर मैं tan 60 डिग्री ले रहा हूं तो tan 60 डिग्री का मतलब होता है √3। तो इसके नीचे अगर मैं एक और ले लूंगा तो ये आएगा आपका √3, ये वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू आपकी ये होगी। तो मुझे अगर मैं कहूं इन अ नटसेल क्या भाई कि भाई यदि मेरे पास मेरे दोस्तों दो त्रिभुज एक साथ हैं, एक में 30 और एक में 60 है, तो अगर आपको 60 डिग्री के सामने वाली भुजा चाहिए तो आपको बड़ी भुजा निकालनी है और अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा चाहिए तो आपको छोटी भुजा निकालनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है, मान लेते हैं एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि भाई एक उन्नयन कोण 30 डिग्री है और आधार की लंबाई मेरे दोस्तों, आधार की लंबाई हमने मानी कि ये 30 मीटर है। तो बताइए ऊंचाई कितनी होगी? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 30 डिग्री छोटा है तो छोटे के सामने वाली भुजा को छोटा बनाना है। कैसे बनाएंगे? जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी इसको आप √3 से भाग कर देंगे और भाग करूंगा तो 10√3 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब मुझे सिंपल ये बात पता लग गई कि भाई अगर एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 के सामने वाली भुजा छोटी बनानी है और छोटी बनाने के लिए मैं √3 से भाग करूंगा। और यदि मुझे दोस्तों भुजा बड़ी बनानी है, बड़ी कैसे? मान लेते हैं कि मेरे पास एक त्रिभुज है जिसमें मुझे दे रखा है कि भाई ये मेरे पास है दोस्तों त्रिभुज और ये एंगल दे रखा है मेरा 60 डिग्री और फिर मुझसे कहा है कि ये वैल्यू है 10 मीटर। तो ये बताइए कितनी होगी? तो मुझे पता है भी बड़े कोण है तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, तो मैं इसे बड़ी बनाने के लिए इसमें √3 से गुणा लगा दूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 10√3 मीटर। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि भाई 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है छोटी, स्मॉल साइड, और यदि आप 60 डिग्री की बात करेंगे तो ये होती है बड़ी, लार्ज साइड, तो आप समझेंगे कि छोटी कोण के सामने वाली भुजा को छोटा बनाएंगे, बड़े कोण के सामने वाली भुजा को हम बड़ा बनाएंगे और छोटा बनाने के लिए √3 से भाग कर देंगे और बड़ा बनाने के लिए √3 से हम गुणा कर देंगे। जैसे इसमें एक चीज है दोस्तों और हम समझ लेते हैं, एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, एक चीज और देख लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं कि भाई यदि एंगल दोस्तों 30 और 60 के अलावा 45 भी हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको हम और समझ लेते हैं। भाई मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री है। एग्जामिनर कहेगा एक मीनार है, मीनार के शीर्ष का एक बेस से उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो इनमें कुछ ना कुछ पूछेगा, मान लिया ये देकर ये पूछ लेगा दोस्तों। तो अब इसमें रिलेशन क्या होता है? तो अगर मैं tan 45 की बात करूंगा तो tan 45 होता है दोस्तों 1, तो मैं इसे 1 को 1/1 भी मान लूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मुझे। भाई जो 1 है इस 1 को मैं 1/1 भी ले लूं तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी, अर्थात अगर ये 1 है तो ये भी दोस्तों 1 ही होने वाला है, अर्थात 45 डिग्री पर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। और मैं जानता हूं अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दोस्तों 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी आपको √2। तो आपको ध्यान रखना है अगर ये 45 है और ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये 45 होगा। तो जो ये दोनों साइड आपस में बराबर है और ये वाली वैल्यू आपको √2 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी त्रिभुज में अगर हम यहाँ पर देखें इन चीजों को, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाऊं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है, 60 के सामने वाली भुजा दोस्तों √3 होती है और 30 के सामने वाली भुजा 1 है। तो ये 90 के सामने वाली, मैंने कहा कि भी 30 के सामने वाली भुजा हमने कह दिया 1 है, 60 के सामने वाली भुजा हमारी √3 है, तो 90 के सामने वाली कितनी होगी? तो इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा त्रिभुज देख लूं और मैंने माना ये 30 डिग्री कोण है तो इसके सामने वाली भुजा 1, ये 60 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली भुजा √3। अगर मैं इसको निकालूं पाइथागोरस से तो मैं जानता हूं x का वर्ग जो देखने को मिलेगा वो मुझे मिलेगा √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी कि 3 + 1, तो ये 4 आ गया, यानी कि x² का मान दोस्तों 4 है तो x का मान आएगा 2। तो इसका मतलब ये वाली भुजा दोस्तों 2 होगी हमेशा। तो अगर मैं इसको दोस्तों छोटे रूप में बताऊं तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई कोई त्रिभुज है मेरे पास, त्रिभुज में मान लेते हैं एक कोण आपका 30 डिग्री है
और ये 90 डिग्री है, तो ये कोण निश्चित रूप से 60 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। तो 30 के सामने वाली भुजा दोस्तों 1 होगी, 60 के सामने वाली भुजा √3 होगी, और ये वाली भुजा दोस्तों आपकी 2 होगी। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों ये है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके आधार पर समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं कोई मेरे पास दोस्तों पेड़ है, भाई हमने माना हमारे पास कोई पेड़ है। पेड़ क्या है भाई? भाई ये हमारे पास, हमने माना ये है हमारे पास एक पेड़। दोस्तों ये पेड़ यहां से टूट गया भाई, यहां से टूटकर ये जो ऊपर का हिस्सा है ये टूटकर नीचे जमीन पर टकरा गया है इस तरीके से। एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि भाई अब ये जो कोण है आपका, मेरे दोस्तों ये जो कोण है वो कह रहा है कि ये 30 डिग्री कोण बनाता है, और ये जहां से टूटकर जमीन पर गिरता है तो पेड़ की जड़ से जहां पर गिरा वहां तक की दूरी दोस्तों 10 मीटर है। तो ये 10 मीटर के स्थान पर दोस्तों मैं थोड़ी डिजिट चेंज करूंगा ताकि डिवाइड होने में दिक्कत ना हो। मैंने कहा ये 30 मीटर है, तो एग्जामिनर कहेगा कि इस पेड़ की लेंथ बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो भाई आपको लेंथ का मतलब है पूरी लेंथ निकालनी है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जहां यहां से यहां तक टूटकर यहां आ गई, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये वही होगी जो यहां से यहां तक है। तो इसका मतलब मुझे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए दो कंपोनेंट निकालने की जरूरत है, एक तो यहां से यहां तक की वैल्यू और एक यहां से यहां तक की वैल्यू। तो दोस्तों सिंपल मैं इसी वैल्यूज को निकालना चाह रहा हूं। किस तरीके से निकालूंगा जरा ध्यान देंगे आप। भाई ये 30 डिग्री आपका एंगल है, मैं जानता हूं 30 के सामने वाली वजह होती है छोटी, तो मुझे छोटी बनाने के लिए ये जो वैल्यू 30 दे रखी है, ये 30 मीटर, इसको छोटा बनाने के लिए √3 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आएगा 10√3 मीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। और ये वैल्यू मैं जानता हूं भाई, अगर एक 30 है एक 60 है, तो ये वैल्यू होती है 2। 2 किसकी? छोटी वाली भुजा का ये डबल होती है। छोटी वाली भुजा 30, ये छोटी वाली भुजा 10√3 है, तो इसका अगर डबल करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी दोस्तों 20√3 मीटर। तो पेड़ की लेंथ कितनी हो गई? यहां से यहां तक है दोस्तों 10√3, प्लस इससे ऊपर ये कह दो या ये कह दो, बात एक ही है, इसी है आपकी 20√3। तो आंसर आ गया आपका 30√3 मीटर, यानी कि पेड़ की लंबाई आ गई। दोस्तों आपको हाइट एंड डिस्टेंस में दो बात और याद रखनी है। क्या याद रखना है भाई? आपको ये और समझना है हाइट एंड डिस्टेंस में कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसी प्रकार √5 की वैल्यू और ध्यान रखनी ये होती है दोस्तों 2.236। तो आप मेरे दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ये शुरुआत की जो दो वैल्यूज हैं इन्हें जरूर याद करके जाएं। √3 का मान 1.732, √2 का मान 1.414। जैसे यहाँ पर कभी कभी एग्जामिनर √3 की वैल्यू पुट करके ऑप्शन में दे देता है और फिर बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वैल्यू में क्या पुट करूं। तो मेरे दोस्तों 30 गुणा √3 का मान है 1.732, 732। अब मैं इसका मल्टीप्लाई लगाऊंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, तो 51.96 मीटर आ गया। तो मेरे दोस्तों आपको बेहद आसान लग रहा होगा ये टॉपिक। तो हाइट एंड डिस्टेंस की आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं भाई हम। मैं उम्मीद करता हूं भाई ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आप सभी ने एक नोटपैड बना रखा होगा ताकि आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अपने नोटपैड में लिखेंगे और निश्चित रूप से मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों घातांक को करने का, इसे सूट्स बोल देते हैं हम। क्वेश्चन है इसका सिंप्लीफाइड मान निकालना है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बेहद ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो ये वैल्यू मैं बाद में लूंगा, मैं केवल इतनी वैल्यू को सोल्व कर लेता हूँ। वैल्यू क्या है? 23 ओवर √2 प्लस √3 प्लस √6। तो दोस्तों मैं इसमें निश्चित रूप से इसका रेशनलाइजेशन करूंगा, अर्थात कंजुगेट की मल्टीप्लाई लगाऊंगा ताकि ये √2 नीचे से हट जाए। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई कर दी √2 प्लस √3 माइनस √6 की, ऊपर भी और नीचे भी। इसका बेनिफिट क्या होगा आपके भी समझ में आएगा। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो मुझे मिलेगा 23 ऐसे ही √2 प्लस √3 माइनस √6। नीचे आप अगर दोस्तों देखेंगे तो आप पाएंगे ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो इसे मैं अगर a बोल दूं तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, और मैं जानता हूं a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ये ऐसा क्यों होता है। आप इसके लिए इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके यही आएगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। तो ये सिंपल बात है, लेकिन फैक्टर करना मैंने आपको बताया था कि ए बी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, उससे आप फैक्टर निकाल सकते हैं। आप अगर इसे देखेंगे तो a स्क्वायर √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो ये आ गया दोस्तों 23 √2 प्लस √3 माइनस √6। और अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी कि 2
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 दूनी 6 माइनस 6। तो मेरे दोस्तों अगर आप इसे और सोल्व करेंगे तो 23 बाहर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 बटे 3 और 2 5 में 6 गया तो माइनस 1 आएगा, तो मैं इसे लिखूंगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 1। दोस्तों इसे मैं अभी और सोल्व करूंगा तो मैं इसमें एक बार दोबारा कंजुगेट की गुणा लगाऊंगा। कंजुगेट क्या, ये जो नीचे वाला पोर्शन है 2 अंडर रूट 6 प्लस 1 की ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप अगर देखेंगे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 23 हमारा दोस्तों बाहर ही रहने देते हैं हम। अंदर देखिए अंडर रूट 2 की गुणा अगर इसमें लगाऊंगा तो ये आएगा 6 दूनी 12। दोस्तों अब ध्यान देंगे 12 आया, 12 का वर्गमूल का मतलब होता है 4 तिया 12 और 4 का मतलब होता है 2। भाई वर्गमूल से बाहर निकालेंगे 2 मिलेगा तो आएगा 2 अंडर रूट 3। तो अगर मैं मेरे दोस्तों अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 6 में लगाता हूं तो ये मुझे मिलेगा 2 अंडर रूट 3 और 2 बाहर है तो 2 दूनी 4, तो ये मुझे मिला 4 अंडर रूट 3। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं अंडर रूट 2 की गुणा 1 में लगाऊंगा तो मुझे अंडर रूट 2 ही देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही आगे मैं अंडर रूट 3 की लगाऊंगा तो 6 तिया 18, 18 का अगर आप देखेंगे सोल्व करके तो 18 का वर्गमूल का मतलब होता है मेरे दोस्तों 9 गुणा 2 और 9 बाहर आ सकता है 3 बनकर, तो ये 3 अंडर रूट 2 होगा। तो मेरे दोस्तों ये जो आप सोचिए 3 अंडर रूट 2 यहाँ मिला और 2 ऑलरेडी था, 3 दूनी 6 तो ये आएगा आपका 6 अंडर रूट 2 प्लस का 6 अंडर रूट 2। अब मेरे दोस्तों अंडर रूट 3 की एक में लगाऊंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा प्लस अंडर रूट 3। अब मेरे पास ये अंडर रूट 6 कॉम्पोनेंट और बच रहा है, इसको और ले लेते हैं। अब अंडर रूट 6 की मैं 2 अंडर रूट 6 में लगाऊंगा तो ये अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 मिलकर 6 बना देगा, 6 दूनी 12 आ गया माइनस का 12 और माइनस का अंडर रूट 6। तो दोस्तों ये ऊपर मिला है और नीचे क्या देखे मिलेंगे, ये वो दोबारा आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर मैं 2 अंडर रूट 6 प्लस 1 और 2 अंडर रूट 6 माइनस 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया 6 चौक 24 माइनस 1, तो ये 23 आ गया, 23 मिला। तो नीचे वाला कॉम्पोनेंट आ गया दोस्तों 23। तो 23 से 23 हमारा खत्म हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और सोल्व करूंगा। देखिए जैसे अब आप यहाँ नजर मार रहे हैं मेरे दोस्तों, ये 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, तो ये आ गया 5 अंडर रूट 3। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा अंडर रूट 2 और 6 अंडर रूट 2 तो ये मिलेगा आपको 6 और 1 7 अंडर रूट 2 माइनस 12 और माइनस अंडर रूट 6। तो दोस्तों मुझे ये मिल गया कि भाई माइनस का अंडर रूट 6 है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं प्लस का 5 अंडर रूट 3 था, प्लस का 5 अंडर रूट 3 प्लस का 7 अंडर रूट 2 प्लस का 7 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 6। लेकिन आपने देखा इस पूरे टर्म से पहले माइनस था, तो इसका मतलब जो मैंने सोल्व करा है वो सारा ही टर्म माइनस का है। इसका मतलब ये माइनस का है, इसका मतलब है दोस्तों कि ये माइनस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। 5 अंडर रूट 3 प्लस का और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गया, 7 अंडर रूट 2 प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। इसी प्रकार अंडर रूट 6 या माइनस का और या प्लस का ये भी कैंसिल हो गया। तो दोस्तों आंसर आ गया आपका 12। इसलिए दोस्तों आंसर है आपका सी करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। एसएससी सीएचएसएल 14 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है और ये आप अंडर रूट 6 इनकी मतलब मल्टीप्लाई लगाना आसानी से जानते हैं तो ये बेहद ही आसान है और ज्यादा समय नहीं लेगा। चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतर लगा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 3 मीटर भुजा वाले एक मोटे कागज को इसके विकर्ण से मोड़कर त्रिभुज बनाया जाता है। दोस्तों ये मोटा कागज जो इसने लिख रखा है, सिंपल यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एक वर्गाकार होगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको कैसे पता लगा, भाई आप सोचिए अगर स्क्वायर शेप में नहीं है तो दूसरी भुजा भी होगी। मान लेते हैं हम कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। दोस्तों अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म में होता तो आपको पता होगा भाई अगर ये 3 मीटर है तो ये कितना होगा, इसको भी देना होता, लेकिन उसने ये नहीं दिया। तो इसका मतलब वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पोर्शन हमारा रेक्टेंगल शेप में, तो इसका मतलब ये स्क्वायर शेप में ही होगा। तो मैं एक स्क्वायर वाला कागज लूंगा, डॉक्यूमेंट लूंगा भाई, और मैं इसको आपको फोल्ड करके दिखाना चाहता हूँ। एक ये है, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो दोस्तों ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। मैंने इसको विकर्ण के रूप में फोल्ड करा, यानी कि इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अगर मैं आपको अगर ये दिखाऊं दोस्तों, आप मान सकते हैं कि एक स्क्वायर शेप में एक डॉक्यूमेंट है। ये दोस्तों एक स्क्वायर ये डॉक्यूमेंट है स्क्वायर शेप में, जिसमें ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। अब मैं इसको डायगोनली फोल्ड कर दूं, विकर्ण के रूप में फोल्ड कर दूं, और जैसे आपका डायगोनल है तो मेरे दोस्तों मैंने इसको फोल्ड कर दिया इस रूप में। जैसे मैं इस रूप में फोल्ड करूंगा इसको,
तो आप देखेंगे एक त्रिभुज बना नजर आएगा आपको इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं इसको फोल्ड करूंगा तो मुझे इस तरीके से एक ट्रायंगल नजर आएगा, जिसमें ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। और अगर आप जानते हैं दोस्तों ये ए है, ये है, तो ये a√2 है, अभी मैं बता कर आया हूं। तो ये 3√2 मिलने वाली है, लेकिन इसने पूछा इसकी हाइट क्या होगी। तो मेरे दोस्तों हाइट होगी इसकी, अगर मैं इस त्रिभुज को थोड़ा घुमा दूं तो आप देखेंगे इसको कि ये इस तरीके से नजर आएगा आपको कि ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, और ये 3√2 मीटर। और मुझे हाइट नजर आएगी दोस्तों इसकी ये वाली। तो ये जो हाइट है मैं इसको किस तरीके से निकालूंगा, आप इस बात को एक बार देख लें। देखिए हाइट निकालने के काफी तरीके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइट निकालने के दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही फेमस चीज क्या है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। दोस्तों समकोण त्रिभुज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं। आप जानते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है मेरे दोस्तों कि कर्ण पर बना वर्ग यानी कि AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्यों होती है ये मैंने आपको एक सीरीज में पढ़ाई थी। ये नेक्स्ट सीरीज जब भी ये पहले नंबर पर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वहां पर आपको ये बता दिया जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय यही क्यों है। तो एक तो ये है कि पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, समकोण त्रिभुज का मतलब वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दो कोण 90 डिग्री से छोटे हो। तो ये आप समझिए जरा, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो स्क्वायर होगा दोस्तों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन थ्योरम भी कहते हैं दोस्तों इसको, बोधायन थ्योरम, बोधायन थ्योरम। ये दोस्तों दो थ्योरम है सेम। ये पाइथागोरस ने भी यही बात बोली थी और बोधायन ने भी यही बात बोली थी, लेकिन बोधायन का बोलने का तरीका अलग था। बोधायन साहब ने ये बात बोली थी कि भाई यदि हम कोई यदि दोस्तों आयत ले लेते हैं हम, ये बोधायन साहब ने बोली थी कि आयत की भुजाओं पर, कि मान लो इस एक आयत पर एक वर्ग बना दिया जाए, आयत की इस वाली भुजा पर वर्ग बना दिया जाए और इस भुजा पर वर्ग बना दिया जाए, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो होगा वो दोस्तों इसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये D है, ये A है और ये B है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर अगर कोई इस भुजा पर एक वर्ग बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि B स्क्वायर, और इस भुजा पर एक वर्ग बना है तो इसका क्षेत्रफल A स्क्वायर। तो इन दोनों इस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और इस भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का योग इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये बोधायन साहब ने बोली थी। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने भी यही बोला था कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों एक ये पॉइंट हुआ पहला नंबर का। पहला पॉइंट क्या कि भाई AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। चलिए दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें क्या है आप समझिए जरा मेरे दोस्तों, अगर मैं इस पॉइंट से वर्टेक्स जो 90 डिग्री वाला इससे सम्मुख भुजा पर लंब डाल दूं 90 डिग्री, और मैंने माना ये पॉइंट है मेरे पास D, तो दोस्तों एक बहुत फेमस चीज है क्या है कि यदि मैं ले रहा हूं AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, तो ये होता है AD इंटू AC, AD इंटू AC। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, अगर मैं यही रिजल्ट को इधर से लगाऊं तो ये आएगा CB का वर्ग बराबर CD इंटू CA। तो दोस्तों एक ये है, और एग्जामिनर कभी कभी इनको भाग करता है, उसको आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे? मान लो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा AB का वर्ग बटे BC का वर्ग बराबर, यहाँ AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा AD बटे CD, यानी कि इसका वर्ग बटे इसका वर्ग बराबर ये बटे ये। तो एग्जामिनर दोस्तों कभी कभी इन दोनों का रेशियो देता है और इसके इन दोनों का रेशियो पूछ लेता है, तो वो सिंपल आएगा AB बटे BC बराबर अंडर में AD बटे CD। तो दोस्तों ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज में। देखिए चौथा रिजल्ट क्या होता है, चौथा एक रिजल्ट है दोस्तों, यदि मैं दोनों साइड्स के रेसिप्रोकल का स्क्वायर लेता हूं कि 1/BC का स्क्वायर प्लस 1/AB का स्क्वायर, तो दोस्तों ये सिंपल होता है 1/BD के स्क्वायर के, अर्थात जो वर्टेक्स है वर्टेक्स से सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर जो होगा उसकी लेंथ के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चौथा रिजल्ट है। और यदि मैं पांचवें रिजल्ट की बात करूंगा तो दोस्तों एक रिजल्ट होता है कि AB इंटू यानी कि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल AB इंटू BC बराबर AC गुणा BD। दोस्तों ये बेहद खास रिजल्ट है भाई, आपको ये सारे रिजल्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पता नहीं कौन सा आपके काम आ जाए। तो आपको ये
5 रिजल्ट मैंने आपको दिखाए, पांचों रिजल्ट दोस्तों समझने हैं और अच्छी तरह पेपर में लेकर जाने हैं। निश्चित रूप से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ आ जाइए भी, मुझे इसकी हाइट निकालनी थी। ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3√2, तो ये निकालना है। तो अभी मैं भड़काया हूँ कि भाई 3 गुणा 3 बराबर ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये, यानी कि 3√2 गुणा h। तो दोस्तों 3 से 3 खत्म, तो h का मान आ गया 3/√2। तो इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी 3/√2 होगी। इसलिए दोस्तों आंसर आपका ए करेक्ट है। ऐसा क्यों है इस बात को और थोड़ा समझ लीजिए। भाई मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा क्यों है मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए प्लीज भाई। मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका बेस है दोस्तों बी, हाइट है इसकी ये वाली h, और बेस बी है, ये परपेंडिकुलर है पी, और हाइपोटेनियस है दोस्तों इसका h। मेरे दोस्तों अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ द अबव ट्रायंगल, तो ये आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बी है, बेस बी है और हाइट आपका पी है परपेंडिकुलर, तो ये एरिया आ गया। लेकिन अगर मैं सेम त्रिभुज को मेरे दोस्तों, इसी सेम त्रिभुज को ऐसे ना लेकर इसको घुमा दूं इस तरीके से, और अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, घुमाने के बाद मुझे पता लगेगा कि भाई जो बेस था ये P था, ये B है, और ये आपका हाइपोटेनस था वो H नीचे आ गया। और अब मैं हाइट इसकी दोस्तों ये वाली कंसीडर कर रहा हूं, X मान ली मैंने हाइट, और मैं इसका एरिया अब निकालता हूं। तो एरिया आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों सेम ट्रायंगल का, ट्रायंगल सेम है बस इसको मैंने घुमा दिया है, तो एरिया मुझे मिलेगा 1/2 H इंटू एक्स। और चूंकि एरिया सेम ही ट्रायंगल का है तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, तो 1/2 B इंटू पी इज इक्वल टू 1/2 H इंटू एक्स। तो दोस्तों 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आ गया B इंटू पी बराबर H इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये गुणा ये बराबर ये गुणा इस पर डाले गए लंब की लंबाई। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज की, जो आपको पेपर में लेकर जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं भाई, हम समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बेहद बहुत बेहतरीन, इससे हम बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों ये टॉपिक क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दोस्तों ये है कि अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले बात करेंगे रेस। ये दो शब्द होते हैं, एक तो होता है रेशनल जिसे हम प्यार से हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, एक होता है दोस्तों इरेशनल जिसे प्यार से हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। भाई परिमेय और अपरिमेय का मतलब क्या है, परिमेय और अपरिमेय का मतलब क्या है, परिमेय या अपरिमेय इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो P/Q के रूप में लिख सकते हो। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब पूरे अंक, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या -1 -2 -3 -4, ये सब परिमेय संख्या कहलाती है दोस्तों, सॉरी पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे I में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, अगर आप देखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब दोस्तों पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। और इसकी एक कंडीशन है कि भाई नीचे वाली जो वैल्यू है वो मेरे दोस्तों कभी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं भाई क्या 3 एक परिमेय संख्या है, तो मैं कहूंगा हाँ है, क्यों, क्योंकि मैं 3/1 लिख सकता हूँ, ये परिमेय संख्या है। क्या -5 एक परिमेय संख्या है, मैं कहूंगा वास्तव में है, मैं -5/1 लिख सकता हूँ। क्या 2/3 एक परिमेय है, तो मैं कहूंगा भाई P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जहां P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, तो निश्चित रूप से ये भी एक परिमेय संख्या है। तो भाई अपरिमेय कौन सी है, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि मैं इसे बटे में एक तो लिख सकता हूं, ये तो पूर्णांक है पर ये पूर्णांक नहीं है। भाई ये पूर्णांक नहीं है, जब ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, जब ये पूर्णांक नहीं है तो इसलिए एक परिमेय संख्या नहीं है। तो मेरे दोस्तों परिमेय संख्या होती है जो बेसिकली जो अंडरूट में लिखी हुई हो, जैसे √5 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है, जो रूट में लिखी हुई हो। अच्छा ये बताइए √4 भी एक रूट में लिखी हुई संख्या है, क्या ये दोस्तों परिमेय है या अपरिमेय है, निश्चित रूप से परिमेय है। क्यों, क्योंकि मैं इसे मेरे दोस्तों 2 लिख सकता हूं, और 2 लिख दिया तो 2 के नीचे 1 भी लिख सकता हूं, तो इसका मतलब √4 इज अ रेशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम टॉपिक की तरफ लौट आते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अपरिमेय
अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। भाई सिंपल टॉपिक है बहुत ज्यादा। देखिए जैसे एग्जामिनर आपसे कहेगा, क्या कहेगा भाई कि 5 प्लस 2 अंडरूट 6 का 5 प्लस 2 अंडरूट 6 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, ये बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको पहले एक छोटी सी चीज समझनी है प्लीज भाई प्लीज। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, वेरी गुड, मेरे साथ रिपीट कीजिए, बी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2ab। तो आप अगर देख रहे हैं इसमें मेरे दोस्तों ये जो स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर तब है जब ए बी के साथ यहाँ 2 भी लग रहा हो। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अंडरूट के अंदर जो पोर्शन होगा इसके साथ 2 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, तो आप इसके ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका गुणनफल तो 6 ही आ जाए, लेकिन आपका योग करो, मैं टोटल करूं तो 5 आ जाए। तो मैं जानता हूं अगर मैं 3 गुणा 2 करूंगा दोस्तों तो 3 दूनी 6 आएगा और 3 और 2 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये 3 और 2 ही उत्तर है, बस इन दोनों पर आप अंडरूट और लगा दीजिए, अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो मेरे दोस्तों इसका वर्गमूल आ गया अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5 अंडरूट 2। देखिए 2 बातें आपको और ध्यान रखनी है, क्या 5 प्लस 2 अंडरूट 6 का वर्गमूल बताइए। अगर एग्जामिनर ऐसे लिखता है वर्गमूल बताइए क्या होगा, वर्गमूल बताइए क्या होगा, तो आपको समझना है कि भाई 5 प्लस 2 अंडरूट 6 की वैल्यू आई थी अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2, लेकिन वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल पूछा है तो मैं प्लस माइनस और लगाऊंगा। लेकिन अगर एग्जामिनर कह दे कि अंडरूट, दोस्तों समझेंगे, अगर एग्जामिनर कह दे कि 5 प्लस 2 अंडरूट 6 का मान बताइए, का मान बताइए, तो मेरे दोस्तों आप सिंपल अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 कहेंगे, प्लस माइनस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एग्जामिनर कहता है कि 16 का वर्गमूल क्या है, 16 का वर्गमूल क्या है, तो आंसर होगा प्लस माइनस 4। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है अंडरूट 16 क्या है, तो अंडरूट 16 दोस्तों 4 होता है। क्यों? क्योंकि आपको बात ध्यान रखनी है, अगर एक्स स्क्वायर का मान, आपको मेरे दोस्तों बड़े अच्छे से समझ लेना है कि अगर एक्स स्क्वायर का मान 16 है तो एक्स का मान प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन अगर अंडरूट 16 है तो केवल 4 होता है। और क्यों? क्योंकि अंडरूट एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेरे दोस्तों अंडरूट एफ एक्स यानी कि अंडरूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसलिए अगर अंडरूट 16 का मान पूछा गया तो आप 4 बताएंगे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर 16 कहा गया तो एक्स का मान पूछा गया तो पॉजिटिव नेगेटिव 4 बताएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भाई 8 प्लस 2 अंडरूट 15 का मान बताइए क्या होगा। तो मेरे दोस्तों आप 15 के फैक्टर करेंगे 5 गुणा 3, भाई 5 3 15, 5 और 3 8, तो आंसर आ गया 5 और 3 का वर्गमूल के अंदर ये प्लस लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका मान आ गया दोस्तों अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और समझाना चाहूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस पर आ जाएंगे। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है और काफी रूप में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना। जैसे एग्जामिनर कहता 2 प्लस अंडरूट 3 की वैल्यू बताइए वर्गमूल में कितना मान होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आया बच्चों ने घुटने टेके हैं, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कमी करी है उन्होंने घुटने टेके हैं, वरना जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं उनका तो भी सिलेक्शन अच्छा होता है। आप जानते हैं सीजीएल में रैंकर्स भी आते हैं, एएसओ भी बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर भी बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बनते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट भी जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एएसओ जाते हैं। मतलब पता नहीं भारत सरकार के कितने पदों में हमारे एसएससी सीजीएल से कैंडिडेट जाते हैं और अच्छी रैंक लेकर भी आते हैं, तो निश्चित रूप से वो पढ़ते भी हैं तभी उनका सिलेक्शन होता है। दोस्तों आपको भी उन्हीं बच्चों में लाना है और हमारी पहचान संसार में लाकर समझानी है कि भाई एक व्यक्ति है, भैया जी हैं हमारे, पढ़ाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इतने शिद्दत से पढ़ें, आप अपने लिए मत पढ़ें, अपने परिवार के लिए मत पढ़ें, पर आप हमारे लिए जरूर पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो और आप कहीं जाकर बताएं कि भाई हम वहां पढ़कर आए हैं। तो दोस्तों 2 प्लस अंडरूट 3 है, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहली वाली स्लाइड में कि भाई 2 होना जरूरी है, जैसे यहां पर है 2 होना अनिवार्य है। तो ये 2 के लिए हम क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से यहां भी 2 होना अनिवार्य है। तो 2 बनाने के लिए मेरे दोस्तों मैं यहां पर मल्टीप्लाई लगाऊंगा 2 की ऊपर और नीचे, 2 की अंदर गुणा लगाइए, 2 दूनी 4,
फिर 2 की यहाँ लगाऊंगा, 2√3, फिर 2 से मैंने भाग भी कर दिया और इस अंडर को मैंने सब पर ले लिया, तो सिंपल 2 बन गया। अब मैं इसको देखूंगा मेरे दोस्तों कि ये 2√3 है, 2 तो मुझे चाहिए था, अंडर 3 का मैं पार्ट करूंगा, 3 के ऐसे टुकड़े तोड़ दो जिनका टोटल 4 आ जाए, बताइए क्या होंगे टुकड़े। वेरी गुड, 3 एकम 3, 3 और 1 4। भाई साहब, भाई सच में पढ़े लिखे तो आप हो, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन निश्चित होगा। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब अगर मैं 4 + 2 √3 का वर्गमूल निकालता हूं तो मुझे एक जगह 3 मिलेगा, एक जगह 1, और मैं दोनों पर अंडर चढ़ा दूंगा, आंसर आएगा √3 + 1। तो निश्चित रूप से ऊपर वाले वैल्यू मुझे मिली √3 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट दोस्तों √2 ही है, तो आप इसे यहां भी छोड़ सकते हैं या √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा देखने के लिए √6 + √2 ओवर 2, तो ये 2 + √3 का स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई दोस्तों इतनी। अब पेपर में ये भी पूछ सकता है या एग्जामिनर देखो एक तरीके से और पूछता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई √1 + x माइनस √1 - x का मान बताइए, की वैल्यू बताइए, कि वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी कब, इफ x = √3/2 है। दोस्तों एग्जामिनर इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा कि इसका मान बताइए कब, जब x का मान √3/2 है। तो दोस्तों सिंपल, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं मेरे लाल कि जो क्वेश्चन मैंने यहां कराया और जो क्वेश्चन इनने पूछा है वो सेम है। कैसे, अगर मैं देखूंगा √1 + x का मान तो ये आएगा √1 + √3/2, क्योंकि x की वैल्यू √3/2 दी है। और अगर मैं इसको ऑल सोल्व करता हूं तो ये मुझे मिलेगा 2 + √3/2 इसका अंडर। और अगर मैं फिर 2 की गुणा भाग ऊपर नीचे कर दूं तो मुझे मिलेगा 4 + 2√3/4 का वर्गमूल। अब आप मुझे बताइए क्या ये पोर्शन 4 + 2√3 यही है, और इसका आंसर क्या आया था √3 + 1/4 का वर्गमूल 2। तो दोस्तों सिंपल मुझे पता लग गया भाई ये जो यहाँ पहला वाला टर्म है, पहले वाले वैल्यू आ गई आपकी √3 + 1/2 माइनस बीच में है और यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ भी मैं माइनस लगा दूंगा √3 - 1/2। और मैं अगर दोस्तों इसको सोल्व करता हूँ तो ऊपर मुझे देखने को मिलेगा √3 + 1 माइनस √3 + 1 अपॉन 2, √3 से √3 खत्म तो 1 और 1 2/2 आंसर आ गया दोस्तों इसका 1। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो दोस्तों 1 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन लगा होगा भाई। नहीं लगा कोई बात नहीं, हम जो हमारा जो क्वेश्चन था जिसके लिए हम इतनी जद्दोजहद कर रहे थे वो क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a - b √2, ये है कि 86 - 60 √2 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आप जानते हैं भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर 60 √2 है, मैंने जैसे बताया कि भार आपका 2 होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अगर 2 लिख दूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 30 √2, और 2 अगर बाहर छोड़ दो तो अंडर के अंदर जाएगा 30 का वर्ग गुणा 2। तो अब मुझे पता लग गया भाई ये जो अंदर वाला वैल्यू है ये आपका 30 × 30 × 2 है, यानी कि दोस्तों 30 × 30 × 2 है। अब ऐसे दो भाग करेंगे हम इस नंबर के, अगर मैं देख रहा हूं तो मैं इसे डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दूं 30 × 30 दूनी 60, तो 30 और 60 के ऐसे दो फैक्टर बता दो भाई जिनका टोटल आ जाए 86 और गुणनफल आपका ये आ जाए। तो मैं ऐसे कौन से दो नंबर सोच सकता हूँ भाई, दोस्तों सोचिए। भाई 30 और 60 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, तो मैं कहूंगा मेरे दिमाग में आ रहा है क्या भाई, जो 30 × 60 है मैं यहां से 6 निकालूंगा भाई। अगर मैं 6 यहां से निकालता हूं तो 6 × 10 ले लेता हूं, 60 बन गया। और यहां से मैंने 6 × 5 कहा, अब 6 चंग 36 अगर मैं लिख दूं गुणा यहाँ 10 पंजे 50 लिख दूं तो इसके फैक्टर मुझे 36 × 50 मिले। भाई 30 × 60 को मैं 36 × 50 लिख सकता हूँ और इनका टोटल भी 86 मिलेगा। तो इसका मतलब सिंपल बात मुझे ये मिल गई कि भाई एक तो मेरे पास दोस्तों है यहाँ पर 36 और एक है मेरे पास 50। तो एक तो मैं 36 के लिए लगा दूंगा, एक 50 के लिए लगा दूंगा। 36 और 50 के लिए लगा दिया तो मैं, आप जानते हैं कि माइनस सिंबल बड़ी संख्या के साथ लगाते हैं, तो इसका मतलब सॉरी माइनस बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा √50 - √36। तो दोस्तों ये हो गया आपका 5 √2, ये आ गया आपका 6। और अगर मैं इसकी तुलना इससे करूंगा तो a का मान ये है, तो इसका मतलब a का जो मान है मेरे दोस्तों, a के स्थान पर वैल्यू मिलेगी -6 और b के स्थान पर वैल्यू मिलेगी -5। अब वैल्यू पूछी थी a² + b², यानी कि 6 चंग 36
प्लस 5 पंजे 25 और ये आ गया 61। 61 का वर्गमूल निकालना है भाई। अब आप देखिए, ये बताइए, अगर मैं बात करूंगा 64 का वर्गमूल होता है 8 और ये है दोस्तों 61, तो 64 से कम है, तो इसका मतलब उत्तर 8 से हल्का सा कम आएगा। 8 से हल्का सा कम, ये तो 8 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। अब 8 से हल्का सा कम ये है या ये है? भाई ये तो 8 से बहुत कम है, लगभग 7 के नजदीक है, तो इसका मतलब आंसर दोस्तों मैं सी लगा दूंगा। तो मैं सोल्व नहीं करूंगा, आंसर सी लगा दूंगा, इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो दोस्तों हमारी वीडियोस को इधर उधर शेयर कीजिए। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, सभी चैनल्स तक, सभी ग्रुप्स तक हमारी वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन वही समकोण त्रिभुज। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने वहां छोड़ दिया था समकोण त्रिभुज में अभी अभी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पर आपको लोड करा गया दोस्तों। इसका मतलब समकोण त्रिभुज के लगभग लगभग सभी कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एंगल है 90 डिग्री। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, ये है दोस्तों 90 डिग्री। अब अगर बीएम और सीएन दो माध्यिका हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। इनने कहा बीएम एक माध्यिका, माध्यिका जानते हैं, माध्यिका होती है किसी त्रिभुज की शीर्ष से, भाई 3 शीर्ष है, कोई भी शीर्ष लेंगे, मैं कह रहा हूं किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज की दो माध्यिका जहां एक दूसरे को काटती है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, जिसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों दो बातें, कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, और त्रिभुज की दो माध्यिका एक दूसरे को जहां काटते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। 3 कॉन्सेप्ट। पहला, कि त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। दूसरा, त्रिभुज की दो माध्यिका एक दूसरे को जहां काटती हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए ये तो रही माध्यिका क्या थी। अब वो चीज कि भाई बीएम एक माध्यिका है, सीएन दूसरी माध्यिका है। तो मेरे दोस्तों बीएम यानी कि इस पॉइंट को मैं एम कहूंगा, इसको मैंने इससे मिला दिया। सीएन दूसरी माध्यिका, ये पॉइंट एन मैंने इसको इससे मिला दिया। तो दूसरा ये कह रहा है कि बी एम का वर्ग प्लस सी एन का वर्ग बटे बी सी का वर्ग क्या होगा, ये वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी इससे पहली वीडियो पढ़ देखी हो, सेट नंबर 5 देखा हो, तो वहां भी हमने आपको पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा। मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है। देखिए इस समकोण त्रिभुज में केवल इससे संबंधित क्या कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, दोस्तों दोनों समझने प्लीज भाई। भाई पेपर में कंफर्म मिलेंगे आपको, एडुकेटिव पेपर कराए, कोई भी कंपनी पेपर कराए, क्वेश्चन कहां से लाएंगे, आएंगे तो यहीं से। क्या कभी समकोण त्रिभुज का नाम बदला जा सकता है? नहीं बदला जाएगा भाई। ये कोई सी भी सरकार आ जाए, मोदी सरकार आ जाए, राहुल सरकार आ जाए, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी भारत सरकार आ जाए, भाई त्रिभुज का नाम चेंज कर ही नहीं सकती। समकोण त्रिभुज आज से 2000 साल पहले भी समकोण था, आज भी समकोण है, आज से 5000 साल बाद भी समकोण त्रिभुज रहेगा। तो कभी कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं होंगे, एडुकेटिव या कोई भी कंपनी आ जाए मेरे दोस्तों। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, पहले जनरल कॉन्सेप्ट। मान लो यहां पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है भाई, मैंने माना यहां एम पॉइंट है और मैंने माना यहां पर एन पॉइंट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ए एन, यहां से ये ले लें, यहां से ये ले लें, तो भाई ए एम का वर्ग प्लस सी एन का वर्ग बराबर होता है ए सी का वर्ग प्लस, ये दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, इसका वर्ग यानी कि एम एन का वर्ग। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपका बेसिक आइडिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में चाहे एम और एन कहीं भी हो, मिड पॉइंट हो, कैसे भी पॉइंट हो, हर जगह ये सेटिस्फाई करेंगे। अब लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में दोबारा अप्लाई किया जाता है, दोबारा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इस बात को आप समझेंगे। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैंने कहा कि ये मिड पॉइंट है, ये एम है मिड पॉइंट और ये एन है मिड पॉइंट। अब यहां से हमने इसको मिला दिया, इससे हमने इसको मिला दिया। एग्जामिनर अब कहता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या, दोस्तों समझिए, ए एम का वर्ग प्लस सी एन का वर्ग। तो सिंपल है भाई,
कॉन्सेप्ट तो ये है, तो मैं यहां पर ये लिखूंगा ए सी का वर्ग प्लस एम एन का वर्ग। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, आपने मेरे दोस्तों अगर जिंदगी में थोड़ी भी ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपने क्या पढ़ा होगा। हम यहां देख लेते हैं, आपने मेरे दोस्तों एक त्रिभुज पढ़ा है, त्रिभुज होता है ये। आपने त्रिभुज के साथ साथ एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, THEO। भैया अगर स्पेलिंग गलत हो जाए माफ कर देना यार, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं हम यार, इंग्लिश हमारी थोड़ी कमजोर है मेरे दोस्तों। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लो इस त्रिभुजा का मध्य बिंदु M है, इस भुजा का मध्य बिंदु N है। मान लेते हैं कि भाई एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि ये इसके समांतर है और लंबाई में आधी होती है, अर्थात अगर ये 10 मीटर है तो ये 5 मीटर होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं MN जो होती है ना वो BC की हाफ होती है, यानी कि ये भुजा इसकी आधी होती है। दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम है, ऐसा क्यों है, ये दो तरीके से, हम तरीके तो बहुत सारे हैं सोल्व करने के, लेकिन हमारे सिलेबस में हम 2 से 3 तरीके से, एक तो थेल्स थ्योरम से कर सकते हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं, और तीसरा दोस्तों हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सिद्ध कर सकते हैं कि भाई ये भुजा इसकी पैरेलल होगी और लेंथ में इसकी हाफ होगी। तो हम इसको कहते हैं कि द लाइन joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third one and half of its length, कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह लंबाई में उसकी आधी होती है। तो दोस्तों ये क्यों है बताया जाए, वेरी गुड दोस्तों, देखिए सीखने के इच्छुक रहिए भाई, आप विश्वास कीजिए। आपने एक शेर सुना कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं आसियाना बनाने की। अगर मैथमेटिक्स हमारे समझ में नहीं आता भाई, हम समझेंगे, हम तब तक समझेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। आपने सुना होगा वो डायलॉग, एक बार भाई समुद्र ने पूछा नदी से कि तू कब तक मिलती रहेगी मुझ जैसे खारे पानी से, तो नदी ने जवाब दिया जब तक तेरे अंदर मिठास ना आ जाए। अर्थात मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स को भी आपको ऐसे ही पढ़ना है कि जब तक समझ में ना